हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग यू ऑल ऑन समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए, वैसे मैं तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज जुरिस्डिक्शन इन साइबर स्पेस बनाना चाह रहा था और डोमेन एंड ट्रेडमार्क्स वाला क्वेश्चन बनाना चाह रहा था टॉपिक पर। मेरी माइक खराब हो गई है, तो मैंने सोचा श्रेया सिंघल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों ने, कई लोगों ने मैसेज करा मुझे कि श्रेया सिंघल वाला केस एक जगह पढ़ा दीजिए, ताकि बहुत सारा जो सेक्शन इधर उधर क्लब कर रखा है, उधर उधर बता रखा है, उसको एक साथ क्लब करके समझा दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में श्रेया सिंघल वाले केस को समझ लेते हैं क्या है, सेक्शन 66A और सेक्शन 9 को समझ लेते हैं क्या मुद्दे थे। ठीक है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, पर बहुत डिटेल में, बहुत टफ केस नहीं था जिसको समझने के लिए आपको इतना बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है। दिस इज समर्थ एंड जुडिशरी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको मिलती है, आप सबको पता है। एंड एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द टैगलाइन ऑफ दिस चैनल। चलिए ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अभी जो मुद्दा है अपन डायरेक्ट उस मुद्दे पे बात करते हैं, बाद में बात करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। देखिए, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इतना ज़्यादा आज के ज़माने में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? 2015 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है। जस्टिस चेलामेश्वर साहब थे और रोहिंटन एफ नरीमन साहब थे उस टाइम जज। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है कई केसेस में। बहुत रेपुटेड केस है ये। हुआ क्या था कि किसी भी दो पर्सन थे, उसको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। कुछ बातें उन्होंने इंटरनेट पे कही थी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में, कि उसके अगेंस्ट पे जाकर, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था कि आपने एक तरीके का क्या करा, 66A का वायलेशन करा है, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल आईटी एक्ट में नहीं था, बाद में 2008 में अमेंडमेंट करके उसमें लाई गई थी। तो बाद में उसको उनको छोड़ दिया गया, पर मुद्दा यही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि आखिर 66A को चैलेंज किस बेसिस पे करे। उनके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस बेसिस पे चैलेंज किया गया था। तो कुछ भी जानने से पहले 66A को समझिए। 66A कहता है आईटी एक्ट का कि कोई भी पर्सन जो कम्युनिकेशन सर्विसेज का यूज करके, इट कैन बी इंटरनेट, ईमेल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डाटा, कुछ भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऑफेंसिव मैसेज सेंड करता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके लिए पनिशमेंट है 3 साल की। अब किस किस केसेज में सिंपली उसने अरेस्ट करा, जो कि किस तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है, ग्रॉसली ऑफेंसिव हो सकता है, या फिर मिनेंसिंग कैरेक्टर का हो सकता है। कैसा हो सकता है? मिनेंसिंग कैरेक्टर का, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपको पता है कि गलत है, फिर भी आप उसको शेयर कर रहे हो, इसलिए ताकि ये नोएंस, इनमिटी, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, हेट्रेड और इल विल जो हो सके वो सोसाइटी में क्या हो सके, क्रिएट हो सके। इस बेसिस पे आपने उसको क्या करा, इन्फॉर्मेशन को शेयर करा, आपको पता है गलत है। थर्ड पॉइंट, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज आपको पता है कि आप गलत मैसेज कर रहे हो, और आप वो हो नहीं जो आप मैसेज कर रहे हो, कुछ और बनकर किसी और नाम से, किसी रेप्टेड नाम से आप उस मैसेज को सेंड कर रहे हो, ताकि एनवायंस, इनकन्वीनियंस और मिसलीड किया जा सके एड्रेसी को। आप अगर ऐसा करते हो तो आपको सेक्शन 66A के अंदर क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब बात इसी को चैलेंज किया गया था। अब आप सोचिए किस बेसिस पे चैलेंज किया गया था, खुद इमेजिन कर सकते हैं आप। चैलेंज दो मुद्दों पे किया गया कि ये जो इतनी सारी बातें आपने कह दी, आज इंटरनेट का जमाना है, बंदा बोले नहीं सकता, फिर तो सीधे सीधे कोर्ट में कहा गया कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड ऑन द इंटरनेट, बिकॉज ऑल द थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज इनमिटी क्रिएट कर रहा है, हेटेड क्रिएट कर रहा है, इलविल क्रिएट कर रहा है, इनकन्वीनियंस है, कुछ भी हो सकता है वो तो। मतलब इफ आई स्पीक हेलो, इट कैन बी लाइक इनकन्वीनियंस क्रिएट कर दिए तुम हजार लोगों के लिए। हेलो किसी को सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि हेलो सुन सुन के लोग बोर हो चुके हैं, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इफ आई से लेट्स एनी मैसेज दैट समथिंग दैट इज वेरी ऑफेंसिव, डेफिनेटली है, पर उसका मुद्दा ये नहीं है कि वो बहुत बड़े लेवल पे ऐसा कुछ इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है, किसी को ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, पर उसको तो आप अरेस्ट कर सकते हो। तो इसी वेगनेस का फायदा उठाकर जो अथॉरिटीज थी ना, वो अरेस्ट करते थे लोगों को, और इसी वेगनेस को चैलेंज किया गया था इस श्रेया सिंघल के केस में। 66A के वेगनेस को बहुत ही ज्यादा लूज लैंग्वेज यूज किया हुआ है, और एट द सेम टाइम दो बातें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 अगर आपको याद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बहुत सारे जो क्लाउजेस, सब क्लाउजेस है, उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 19(2) जो कहता है, कुछ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर या पार्लियामेंट के पास पावर है, कि 8 केसेस में डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सोवरिटी ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशनशिप, पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, अगर इन सब चीज़ों को, अगर आपका राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर इनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन सब चीज़ों को, तो आपके ऊपर एक तरीके का लिमिटेशन लगा रखा है। अभी बात करेंगे। तो कहा गया कि ये तो आर्टिकल 19(2) के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, वो तो कंप्लीटली उसके उसके बाउंड्री को भी ब्रीच करता है, क्योंकि वहां तो 8 पॉइंट्स ऑलरेडी आपने लगा रखे हैं। उसके अलावा इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन,
ये सारी चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखी हुई ही नहीं है। अब व्हाट कैन वी कंसिडर एज पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, आप उसको कुछ भी कह सकते हो कि डिसेंसी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19(2) जो एक रिस्ट्रिक्शंस लगाता है फंडामेंटल राइट के अंदर, जो 19(1) के अंदर दिया हुआ है, उस फंडामेंटल राइट के रिस्ट्रिक्शंस को ब्रीच करता है 66A। इसी को चैलेंज किया हुआ था इस श्रेया सिंघल के केस में। समझ गए आप? आगे चलते हैं। सेक्शन 69 को भी चैलेंज, सेक्शन 69A को चैलेंज किया हुआ था। तो 69A को समझने पहले 69 को समझिए। 69 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी के पास पावर है कि अगर देश की सिक्योरिटी, सोवरिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, या फिर कुछ ऐसा इंसाइटमेंट ऑफेंस होता है, तो उसको रोकने के लिए आपके मैसेजेस को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। उसको बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को, ऑरिजिन को भी चेक किया जा सकता है कि कहाँ से ऑरिजिन है। तो ऐसा 69 के अंदर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन करती है, स्टेट गवर्नमेंट असाइन करती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 69A को बाद में ऐड किया हुआ था, जिसमें यह कहा हुआ था कि अगर आपको लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को लगता है कि कुछ ऐसा मैसेज है जो ऑफेंसिव हो सकता है, तो उसको पब्लिक एक्सेस के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। इसको भी चैलेंज किया हुआ कि ये तो किसी भी मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी मैसेज को कहेंगे कि ये तो डिक्रिप्शन हमने किया और हमें लगा कि ये तो ऑफेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि लैंग्वेज डिफाइंड है नहीं, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो बातें कही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बातें समझ गए चैलेंज किस बेसिस पे किया गया था। और एक और 79 को भी चैलेंज किया हुआ था इंटरमीडियरी लायबिलिटी पे, कि इंटरमीडियरीज की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए कि सारे ऐसे ऑफेंसिव मैसेजेस को उड़ा दें, हटा दें पब्लिक एक्सेस से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भी बताता हूं मैं आपको। इंटरमीडियरी लायबिलिटी में वैसे बता रखा है मैंने आपको। तो 66A के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको ध्यान में रखते हुए कि बात जो आप कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही कह रहे हो, पिटिशनर्स को कहा और सुप्रीम कोर्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, लताड़ लगाई कि आर्टिकल 19(2) जब आपको साफ साफ कहता है, 8 मुद्दे आपको जो दे रखा है उन्होंने, कौन कौन से मुद्दे एक बार मैं समझा देता हूं। देखिए, डिसेंसी, फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशनशिप, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सोवरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और जो मोरालिटी है। तो इसके बियॉन्ड आपने इतनी सारी बातें क्यों ऐड करी? हेट्रेड, इल विल, इनकन्वीनियंस, ऑब्स्ट्रक्शन, इनमिटी। तो बंदा बोल ही नहीं सकता, फिर आपने सारी चीजों को इसमें ला दिया। तो एक तो आर्टिकल 19(2) ऑलरेडी एक तरीके का फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच, जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपका, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, और 66A तो पूरा ही ब्लॉक कर देता है उस चीज को। तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ पर्सन कि वो एक लाइन क्रिएट कर पाए, जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बोलते हैं, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फील्ड भी करा कि ठीक है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है कि एक मास कम्युनिकेशन और जो नॉर्मल मैसेज होता है उसमें अंतर बताया था उन्होंने। लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव स्पीच जो आप सामने से खड़े होकर देते हो, और इंटरनेट पे क्योंकि स्प्रेडिंग जो होती है वो बहुत तेजी से होती है, तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर की बात को हटाया था। पर मुद्दा ये जो कहा पिटिशनर्स ने कि सर ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया 66A को। क्यों कहा? यही बातों पे कि बंदा इंटरनेट के जमाने में इंटरनेट पे अगर कुछ एक लाइन बोल दे, सो इट कैन क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन फॉर अ पर्सन। किसी के लिए कर सकता है, किसी के लिए नहीं कर सकता। तो बिना आपने डिफाइन किए ऑब्स्ट्रक्शन को, बिना आपने डिफाइन किए इनमिटी को, हेट्रेड को, इल विल को, कैसे आपने उम्मीद कर लिया कि किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हो और कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा? ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया, कहा कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि इंटरनेट इज अ प्लेटफॉर्म जो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई उस पर कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ लिखेगा, कुछ ना कुछ बातें कही जाएंगी। सो व्हाट विल बी मेनेंसिंग कैरेक्टर, व्हाट विल बी ऑफेंसिव, ग्रॉसली ऑफेंसिव लैंग्वेज, इन सब वर्ड्स को डिफाइन करिए पहले, अदरवाइज स्टक डाउन कह दिया। पर 69A को फेल्ड कर दिया, बोला कि नहीं, आज के ज़माने में सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को देखते हुए सारे पावर होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, कुछ एजेंसीज के पास, जैसे रोहा आई भी हैं, उनके पास होना चाहिए। तो 69A को क्या कह दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 69 ने बनाया है, इसको सही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अफेल्ड कर दिया था। और 79(3) जो इंटरमीडियरी लायबिलिटी है, उसमें कहा कि अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तभी हटा सकता है इंटरमीडियरी लायबिलिटी। इंटरमीडियरी लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, इंटरमीडियरीज हटा सकते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी मैसेज को। अदरवाइज जैसे तो दुनिया भर के मैसेजेस जाएंगे उनके पास, दुनिया भर के रिक्वेस्ट जाएंगे, सर इसको हटा दीजिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, उसको हटा दीजिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो उनका तो काम ही खत्म हो जाएगा फिर। तो कोर्ट के कहने पर सेक्शन 79(3) भी जो है उसको फेल्ड करते हुए कहा कि कोर्ट के कहने पर इंटरमीडियरीज उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को पब्लिक एक्सेस के लिए बंद कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो मुद्दा मेरा कहने का यही था कि जो आर्टिकल 19(2) आपको ऑलरेडी लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर रखा है, why are you crossing or breaching those limits, और without explaining the definitions? वेगनेस है ये। और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा भी था सेंट्रल ने कि सिर्फ और सिर्फ वेगनेस के टर्म पे, लूज लैंग्वेज के बेसिस पे किसी का सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देना है तो अच्छी बात नहीं है। तो कोर्ट ने बोला कि लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए
कि किसी को भी समझ में आए कि आखिर किसको बोलेंगे। अगर वो बंदा गलत करे तो उसको पहले पता तो हो कि वो गलत कर रहा है। अगर कोई कमिट कर रहा है क्राइम तो उसको ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि वो एक क्राइम है। तो अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं अगर किसी को हेलो बोल रहा हूँ वो भी क्राइम है, तो कैसे कोई इंसान बातचीत करेगा, कैसे कोई इंसान सर्वाइव करेगा। तो इस लूज लैंग्वेज के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 66 ए को क्या कर दिया था, स्टक डाउन कर दिया था, और 69 ए को जो पावर ब्लॉकिंग का उसको फेल्ड कर दिया था। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। श्रेयस सिंघल का केस इतना सा था। दैट्स ओके। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है फिर भी पूछिएगा, एंड आपकी जो वीडियोज़ है वो कंटिन्यू हुई आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी। प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है। थैंक यू।